हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये जो सेशन है ये जुलाई 2023 सीटेट के लिए है। इसमें जो भी सीटेट में आए हुए पीछे प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं उसका पेपर 1 और पेपर 2 का हम लोग सीरीज कर रहे हैं। ये वाला क्लास 8 है, इसके पहले 7 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो और इसमें जो भी हम लोग सेशन कर रहे हैं, जो भी हम लोग सीरीज कर रहे हैं, इसमें 15 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें 15 अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका ये सीरीज है। और जो पेडा का है, पेडा का अलग से हो जाएगा उसका। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अर्थमेटिक में आए हुए 15 क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग फुल एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है, उसकी डिफिकल्टी लेवल कितना है। ठीक है, तो ये सब हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दें, इसे सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये गुणनखंड और गुणज यानी कि फैक्टर और मल्टीपल पर क्वेश्चन है। देखिए ये सबसे ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर 2 में एक बार पूछता ही पूछता है। ठीक है, कि कौन किसका गुणज है या कौन किसका गुणनखंड है। इसको अगर मैं अपने लैंग्वेज में पढ़ाऊँ तो इसको हम बाप बेटे का नाम देते हैं। जैसे मैं अगर पढ़ाता हूँ, इस पे एक अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका फैक्टर और मल्टीपल दोनों का एक अलग से वीडियो बनाना है। इसमें शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं कि जैसे जो मैं बोलता हूँ इसे ये बाप और बेटे का रिलेशन मैं बोलता हूँ। जैसे एक बाप है, एक बाप के कितने बेटे हो सकते हैं? तो एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं, 3 बेटे हो सकते हैं, 4 बेटे हो सकते हैं, 5 6, मतलब उसके बेटे कितने भी हो सकते हैं। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कि उसके बहुत सारे बेटे हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे बेटे हैं उसके उसका बाप कौन होगा? केवल एक होगा। ठीक, उसका बाप कौन होगा? केवल एक होगा। जैसे अगर इसमें कह रहा है कि अगर हम अलग से अपना ले लें 28। ठीक, 28, हम 28 का जब हम मल्टीपल निकालेंगे, जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक, इसका फैक्टर निकालेंगे, तो इसका फैक्टर कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, सबसे छोटा वाला जो भी प्राइम नंबर है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। इससे हम इसमें जब भाग देंगे तो 14 दूना 28, फिर इससे 2 से भाग देंगे 7 से, फिर इसमें 7 से भाग देंगे 7 1 जा 7। ठीक, तो ऐसे ये क्या है, ये इसके क्या है, ये इसके फैक्टर हैं। अगर हम देखें ये इसके क्या है, 2 का पावर 2 और इंटू 7 का पावर 1, ये इसके क्या है, फैक्टर हैं। ठीक, जब हम इसको फैक्टर और तोड़ेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 और इंटू 7 का पावर 0 और इंटू 7 का पावर 1। ऐसे ही हम तोड़ेंगे। इसको एक फुल वीडियो के रूप में हम समझा देंगे, अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में सीख लेते हैं। जैसे अगर हम फैक्टर निकालें 28 का, इस 28 किससे किससे कट सकता है? ठीक है, किससे किससे ये कट सकता है, इसको फिर डिफाइन करेंगे तो उतना ही आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे बता रहे हैं ये किससे किससे कट सकता है, तो ये देखिए ये 1 से कट सकता है 21, 2 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा, फिर एक ही बार 28 से कटेगा। ठीक, तो ये इसके क्या है, ये इसके फैक्टर है। तो ये इसका इस मान लेते हैं कि ये 28 जो है ये बाप है। ठीक है, ये 28 क्या है, ये 28 बाप है। और जो यहाँ से यहाँ तक आया है ये सब क्या है, ये इसके बेटे हैं। तो जो इसका बेटा होगा ये क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। ये क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। मतलब इसी में से टूट टूट के ये बेटे जो होते हैं वो बाप के ही मान लेते हैं, वो बाप के ही वो क्या कहते हैं, अंश होते हैं। ठीक, तो ये इसके क्या है, ये इसके अंश है, इसी में से टूट के बने हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको गुणनखंड कहेंगे। यानी कि ये गुणनखंड क्या है, ये गुणनखंड बेटा है सब। ठीक, और ये 28 बाप है, यानी कि इन सब का बाप है। एक का बाप कौन है, 28, 2 का बाप कौन है, 28, 4 का बाप कौन है, 28, 7 का, 14 का, 28 का, इस सब का बाप कौन है, 28। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाप है। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको गुणज कहेंगे। इसको हम क्या क्या कहेंगे, गुणज, यानी कि मल्टीपल। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल। ठीक, और ये गुणनखंड यानी क्या है, फैक्टर। फैक्टर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 7 91 का गुणनखंड है, यानी कि गुणनखंड मतलब बेटा। 7 91 का बेटा है, नहीं है। 7 91 का बेटा कैसे हो सकता है, 7 तो बड़ा छोटा है। और यहाँ पे देखिए जो छोटा होगा वो बेटा होगा, जो बड़ा होगा वो बाप होगा, सबको पता है। जो छोटा होगा वो बेटा होगा, बड़ा हमेशा बाप होगा।
तो यहाँ पे 7 91 का गुणनखंड है यानी कि बेटा है, 7 91 का बेटा है, हो सकता है। यहाँ पे हम देखें 91 यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे 91 को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 इसका एथी हो जाएगा, तो 91 का 7 क्या है, बेटा है, तो हाँ है। वही ना कह रहा है कि 7 91 का बेटा है, तो हाँ है, यानी कि ये तथ्य क्या है, सही है, बेटा है ना 7 91 का, तो ये तथ्य सही है। बी नंबर कह रहा है कि 13 117 का गुणज है। 13 कह रहा है कि 13 117 का बाप है, गुणज है का मतलब बाप है, तो नहीं 117 का तो बाप नहीं, 117 13 का गुणज है, ये ना होगा। 117 का 13 थोड़ी ना गुणज होगा। अगर हम 117 यहाँ पे लिखें तो हम इसको 9 इंटू 13 ऐसे कर सकते हैं, तो ये इसका क्या है, बाप है, यानी कि ये 13 का गुणज कौन है, 117। यहाँ पे कह रहा है कि 13 117 का गुणज है, यहाँ पे उल्टा कह रहा है 117 का गुणज 13 है, तो ये गलत है। ठीक, तीसरा ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि 21 7 का गुणज है। 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो 7 का गुणज है 21, हाँ है, ये भी सही है। यानी कि इसमें दो सही है, ए और सी। ए और सी कहाँ है, 2 नंबर। इसका जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। इसका जो वीडियो है, इसका फुल वीडियो आपको मिल जाएगा गुणनखंड और गुणज के रूप में। ठीक है, बहुत जल्दी उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। इसको बहुत अच्छे तरह से, बाप बेटे के रिलेशन को बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे आप सीख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इससे पक्का है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरिए। ठीक, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1Z1 दिया है, 4Z8 दिया है, 9X27 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 25 पे भी 125 दिया। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। ठीक, यहाँ से देखें 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। ठीक, ये 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है। ठीक, ये 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, एक कम किया, यहाँ पे एक्स है, एक कम किया है, तो यहाँ पे एक कम करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पे एक कम करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, तभी तो डब्ल्यू के बाद भी आएगा। सीधा पढ़िए भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो डब्ल्यू वाला आंसर होगा ये, या तो आंसर होगा या तो ये वाला आंसर होगा। ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन हट गए एलिमिनेशन से। दोनों आंसर को हम लोग क्या किया, हटा दिया। अब हमारा 50-50 का चांस हो गया। ठीक, अब हम कह रहा है कि ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो यहाँ पे जो हम होगा ये 4 का स्क्वायर और यहाँ पे जो होगा वो 4 का क्यूब होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 64। तो 16 64 और डब्ल्यू बीच में यही वाला ऑप्शन दिया है, ये वाला तो ऑप्शन है ही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज जो होता है मिसिंग नंबर वाला, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तार है, उस तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, आयत का परिमाप क्या होता है, इसको हम पीछे सभी, लगभग सभी, अगर हम देखें पेपर 1 पेपर 2 जितने भी अभी तक सेट हुए हैं सभी में आयत से क्वेश्चन आया ही आया है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। यहाँ पे कह रहा है कि उसको परिमाप बना दिया गया आयत का, तार को मोड़कर आयत का परिमाप बनाया गया 40 सेंटीमीटर। 40 का उसका क्या है परिमाप, 2 इंटू लंबाई मोड़कर बनाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पे रख देंगे। ठीक, ये 2 से 40 जब हम कटाएंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि 20 इज इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इक्वेशन अगर हम इसको फर्स्ट मान लें। ठीक, दूसरा नंबर कह रहा है कि जब इसके परिमाप को यानी कि 40 सेंटीमीटर को जब हम लंबाई में जिसकी लंबाई पहले लंबाई से 1/3 भाग अधिक है, इसकी लंबाई पहले जो लंबाई है उसका 1/3, इसका 1/3 भाग अधिक है, यानी कि जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे बी कह रहा है और उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है, पहले आयत की चौड़ाई की क्या है आधी है, प्लस b/2 इसमें भी जोड़ देंगे। आधी है, इसमें अधिक नहीं है, सॉरी आधी है, यानी कि पहले b है तो b/2 है। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 20 से और यहाँ पे हो जाएगा 20 इज इक्वल टू
लंबाई यहाँ पे 3 है, एक लंबाई यहाँ पे 3L हो जाएगी और एक लंबाई ये 4L अब प्लस B बाई 2। ठीक, जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 इधर जाके क्या बनाएगा 120। जब इसमें हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8L और प्लस ये हो जाएगा 3B। ठीक, ये इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मिटा दें थोड़ा सा, आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे ये कहाँ था, यहाँ पे था। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं। आयत का परिमाप आपको पता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दो में से एक को घटा देंगे। अगर हम दो में से एक को घटा दें, अगर हम 8L प्लस 3B इज इक्वल टू 120 और यहाँ पे क्या है L प्लस बी इज इक्वल टू 20। ठीक, नीचे हम क्या करते हैं 3 से गुना करके हम घटा देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 2 में 3 से गुना करके घटाने पर। ठीक, 2 में कह रहे हैं, 1 में 3 से गुना करके घटाने पर। ठीक, इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3L, ये हो जाएगा 3B और ये हो जाएगा 20×60। इस यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, यहाँ पे हम 60 लिख देंगे, 3 से जब गुना करेंगे तो। ठीक, 60। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे 8L है, यहाँ पे 3L है, 8L में से 3L गया, 5L बचा और यहाँ पे 120 में से 60 गया तो कितना बचा 60। L का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 12। ये L का मान कितना हो गया 12। जब हम L का मान को इसमें हम रख देते हैं 1 में रखने पर, L के मान को 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक, 1 में जब हम रखते हैं तो ये हो गया 20 प्लस L कितना दिया, L हमारा 12 दिया है और L 12 प्लस B, तो L 20 इज इक्वल टू L 12 प्लस B। ठीक है, L 12 प्लस B, L 12 प्लस B। जब यहाँ से B निकालेंगे तो 12 इधर आ जाएगा तो 20 माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे B हमारे पास कितना आ जाएगा 8। B हमारे पास कितना आ गया 8 और हमारे पास L कितना आ गया L 12। कह रहा है दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब इस L और इस B से जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा L इंटू B, यही क्षेत्रफल होता है। L कितना है 12 और 20 कितना है 8, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन पूछा था और यही यहाँ पे आंसर आ गया 2 नंबर इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैष्णवी के पास, अच्छा ये पेपर 2 है इसलिए थोड़ा बहुत लेंदी आपको समझ में आ रहा है। अगर पेपर 1 किसी का है तो वो तो आंख बंद करके इस सीरीज को देखे और आराम से जाके करे, और पेपर 2 वाले भी इसको 2 बार कम से कम देखें, 3 बार हो सके तो 3 बार आप देखें, लेकिन कम से कम आप 2 बार देखें। ठीक है, कह रहा है कि वैष्णवी के पास 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। ठीक, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। पहले तो हम लिख देते हैं ये 5 रुपये है, ये 10 रुपये है और ये 20 रुपये है। ये क्या है, ये सिक्के हैं, ये क्या है, ये सिक्के हैं। ठीक, कह रहा है कि 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। कौन, 5 रुपये के सिक्के। जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो 10 रुपये के सिक्के अगर मान लेते हैं x है तो इनकी संख्या का 3 गुना कौन है, ये है 5 रुपये का सिक्का। ठीक, और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की आधी है। 10 रुपये के सिक्के कितने x, तो 20 रुपये के x बाई 2 है। ठीक, कह रहा है आधी है। यदि उसके पास, किसके पास, वैष्णवी के पास 20 रुपये के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि है। मतलब कह रहा है कि x बाई 20, x बाई 2 इज इक्वल टू 20 रुपये है। कितना सिक्के हैं, ये कह रहा है कि ये 20 रुपये के x बाई 2 सिक्के हैं, लेकिन ये कह रहा है नहीं 20 सिक्के हैं। ये कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं। यहाँ पे 20 लिख दिए हैं। यहाँ पे कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं। ठीक, टोटल 7, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14, यानी कि 10 रुपये कितने सिक्के हो गए 14, 20 रुपये के कितने सिक्के हो गए 7 और 5 रुपये कितने सिक्के हो गए 14 तिया 42। ठीक है, इसको हम मिटा दें तो अब सिक्कों की संख्या सब निकल गई। 5 रुपये के 42 सिक्के,
10 रुपए के 14 सिक्के और 20 रुपए के 7 सिक्के। तो कह रहा है कि उसके पास कुल कितनी धनराशि है। अच्छा, कुल कितनी धनराशि होने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब के सिक्कों की संख्या जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 सिक्के हैं, 42, 5 रुपए के 42। तो जब हम इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, 210 रुपये यहाँ पे आ गए। 10 रुपये का जब हम 14 सिक्कों में गुना करेंगे तो 140 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। जब 20 रुपए के 7 सिक्कों की बात करेंगे तो फिर 140 रुपये यहाँ पे आएगा। और तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, 4, 4, 8, 8, 1, 9, और ये हो जाएगा 2 और 2, 4। कितना हो गया, 490। 490 रुपये उसके पास कुल है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, 490 रुपये। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक घन एक ऐसी त्रिआयामी 3D आकृति है जिसके सभी सतह एक जैसे हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है। घनाभ, त्रिभुजाकार प्रिज्म, चतुष्फलक, शंकु। ठीक, देखिए जो शंकु होता है ना ये 3D में होता है, चतुष्फलक 3D में नहीं होता है, इसको हम रखेंगे नहीं। ये 3D में होता है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि वो कैसा होना चाहिए, वो घन के जैसा होना चाहिए। तो घन के जैसा एक ही होता है क्या, घनाभ। इसका आंसर क्या होगा, घनाभ। देखें ये घन हो गया, घन वर्गों से मिलकर वर्ग जैसा होता है। या फिर हम कहें कि दो वर्ग को मिला के घन बना सकते हैं। या फिर हम कहें कि जितने इसके फलक होंगे उतने यहाँ पे वर्ग होंगे। ये इसको और इसको मिला देंगे तो ये क्या है, ये हमारा घन है। ठीक, और घनाभ क्या होता है, कुछ नहीं, बस आयत वाला होता है घनाभ। ऐसे अगर हम आयत का बना दें और आयत का मिला दें कोने से कोने, जब आयत के मिलाएंगे तो देखिए ये जो है ना ये घनाभ है। जैसे अगर ये है, ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब क्या होगा, सारी भुजाएं ए होंगी। ये क्या है, ये घन है। लेकिन घनाभ में अगर ये वाला ए है तो ये वाला ए होगा, और नीचे वाला ए होगा और ये वाला ए होगा। ठीक है, अगर इधर देखें, इधर ये बी है तो ये बी है तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक, इसमें ये सी है तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। ऐसे इसमें क्या होता है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये इसी के जैसे जब इसका फलक छुएंगे, इस आकृति ये कह रहा है कि फलक एक जैसे हैं। फलक इसके ऊपर का एक जैसा है, पीछे का इसके पीछे का एक जैसा है, इसके सामने लेफ्ट साइड का इसका राइट साइड का दोनों का एक ही है, और बेस का भी एक ही है। ठीक, तो ये इसी के जैसे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहा गया, कहीं पे विद्यार्थी हैं उनकी लंबाई मापने के लिए कहा गया, किसमें, समूह में। तो समूह एक जिसमें 4 विद्यार्थी थे, समूह एक में 4 विद्यार्थी थे, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। कह रहा है कि निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है। कोई निर्मल है, कोई मान लेते हैं ये निर्मल है। ठीक है, ये क्या है, निर्मल है, निर्मल। ठीक है, ये निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये मान लेते हैं ये दिनेश है। क्या है, ये दिनेश है, इसको डी से दिखा देते हैं। ये 8 सेंटीमीटर निर्मल लंबी है, यानी कि जहां तक दिनेश हो रहा है इससे 8 सेंटीमीटर ये लंबी है। ठीक, ये दिनेश से। कह रहा है कि सीमा सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। कोई सीमा को बनाओ, जैसे यहाँ पे हम सीमा को बना देते हैं। ठीक, ये है सीमा। सीमा ये क्या है, ये सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, यानी कि सेल्मा सीमा से 4 सेंटीमीटर बड़ी होगी। अगर हम ये कहें, इसको अगर मिटा के अगर हम ये कहें कि जो उसको उल्टा बोल रहे हैं, कह रहा है कि सीमा सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। सीमा को छोटी रखना है कहाँ तक, 4 सेंटीमीटर तक। किसी से, इसको बीच में क्या बोल रहे हैं, सेल्मा। ठीक, सेल्मा से, तो यानी कि ये 4 सेंटीमीटर बड़ी है सेल्मा। ठीक, कह रहा है दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। जो दिनेश है ना, दिनेश, ये दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। ये जहां तक सीमा की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक, इससे ये 2 सेंटीमीटर लंबा है अधिक। ठीक, लंबा है, ये भी हो गया। यदि सेल्मा 138 सेंटीमीटर है, यदि सेल्मा पूरी कितनी है, 138 सेंटीमीटर। ठीक, तो निर्मल की लंबाई सेल्मा 138 सेंटीमीटर है और सीमा इससे 4 सेंटीमीटर छोटी है। तो
सीमा की हाइट, सीमा की हाइट कितनी होगी, और 4 सेंटीमीटर घटा दे तो 134 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है कि दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि इसमें 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 136 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दिनेश से निर्मल 8 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ तक तो 136 मीटर, और 8 मीटर और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछ रहा था कि कितना दिनेश की लंबाई है, निर्मल की लंबाई है, तो 144 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं 7 नंबर। इसका आंसर क्या होगा, 144 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 9,19,90,99। क्या कह रहा है भाई, 9,19,90,99 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, तो जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम उसको अंक में लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 9 करोड़, हाँ आपको पता होना चाहिए करोड़ पे कितने जीरो होते हैं, लाख में कितने जीरो होते हैं, हजार में कितने जोड़े हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तभी जाके ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। कह रहा है कि नहीं तो इसको ऐसे ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है, 9 करोड़ जब बोला है तो हम 9 करोड़ पे कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। 9 करोड़ पे कितने जीरो होंगे, 7 जीरो। ये हमारा क्या हो गया, 9 करोड़। अब कह रहा है कि 19 लाख, 19 लाख पर कितने जीरो, 5 जीरो, तो इधर से 5 जीरो गिन के बैठा है, 3 4 5, और कितना 19 लाख का रहा है तो 19 लिख दें। ठीक, 19 पे 5 की जीरो, 19 लाख। ठीक है, अब कह रहा है कि 90,000, हजार में कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, कितना 90,000, तो 90 हम लिख दे रहे हैं। अब कह रहा है 99, सिर्फ 99, तो सिर्फ 99 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा 9 बच जाएगा, ये हमारा 9 बच गया, ये हमारा जीरो, उसके बाद ये हमारा जीरो, ये भी हमारा जीरो, इधर हमारा 9, फिर 9 1 और 9। ठीक, हमारा यही आंसर होगा। अब इसको हम पढ़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 19 लाख 90,000 99 जीरो 99। तो ये 9199,099 यही इसका आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। त्रिभुज के कोण, त्रिभुज कौन, त्रिभुज, ये त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है ऑप्शन, त्रिभुज के शीर्षों की संख्या 360 डिग्री होता है। ये गलत है भाई। त्रिभुज के शीर्षों की संख्या, जो भी उनके अंदर के कोणों का योगफल है, ये मिला के कितना होता है, ये मिला के 180 डिग्री होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग के बराबर होगा। ये कथन क्या कह रहा है, विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कम होता है। नहीं, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, या विषम बाहु त्रिभुज हो। ठीक है, या क्या हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, इनका अंदर का जो योग होगा वो 180 डिग्री होता है। तो कम बेसी का चांस ही नहीं है, कम ज्यादा का चांस नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तीसरा नंबर कह रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से अधिक होगा। ये भी गलत है। हम बोले ना, समबाहु हो, विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो, तीनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक, चौथा कह रहा है त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या यही बात सही है। कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया कि 11 लीटर और 370 ml 11 लीटर 370 ml सेव का जूस निकाला। ठीक, यहाँ पे सेव का जूस है। 8 लीटर 490 ml संतरे का जूस, और 3 लीटर 150 ml को मिला दिया।
ये भी किसी का जूस होगा, ठीक, मिला दिया। तैयार मिश्रण को 950 ml छोटी सी बोतल में भरा। इस मिश्रण को कितने बोतल में भरा जाएगा और शेष मिश्रण की मात्रा कितनी बच जाएगी। अच्छा, ये जो बोतल की मात्रा दिया है ना, ये हमारा ml में दिया है, ठीक है। तो हम सबको ml में बदल देंगे। ये 11 लीटर है, ml में बदलो, 8 लीटर, 3 लीटर, सबको ml में बदलो। 11 लीटर को जब हम ml में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11,000 ml, ठीक, और 370 ml, ठीक। 1 किलो, 1 मिलीलीटर, 1 ml, 1 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, 1,000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेब का जूस है, क्या है, सेब है। आगे कह रहा है संतरा। ये जब संतरा निकालेगा तो संतरा है 8 लीटर, तो हो जाएगा 8,000, और कितना 8,000 मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर हो जाएगा 490, 490 ml, ठीक है। अब कह रहा है कि और जो जूस है वो 3 लीटर का है, यानी कि 3,000 ml, और 3 लीटर और 150 ml यहाँ पे है, ठीक। तो ये हो गया। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 9 और 7 16, 9 7 16, 16 5 21 के 2, ये हो जाएगा 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 0 बचा क्या 1। इधर जब हम आएंगे तो 1 को 1 हम लिख देंगे, एक को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, कोई इसमें जरूरी नहीं है। इधर नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसको इधर नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पे हम लिख देंगे। और ये क्या है, ये ml में है, ये कितना आ गया, ये ml को हम अलग जोड़ लिए, इस ml को हमको अलग जोड़ना है। 8 3 11, 11 11 22, इधर कितना आ गया 22,000 ml, यानी कि लगभग 22 लीटर, ठीक। अब कह रहा है कि जब अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 1 0 1 0 को, तो ये हमारे पास 0 1 2 0 1 2 3 आ जाएगा, ठीक। यानी कि कितना ml हो गया 3210 ml। कह रहा है इसमें कितने लीटर मात्रा वाले बोतल भरना है, तो 950 ml वाले। तो जब 950 ml से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ml से ml कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा बोतल, 0 से 0 हम काट देंगे। जब 95 से इसमें भाग करेंगे, भाग करने आपको आता है ना, 3 2 1 में जब 95 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 3 2 1 में जब 95 से हम भाग करेंगे तो ये हमारा लगभग, अगर लगभग ले जाए तो ये 24 बार में जाना चाहिए, ठीक। 23 बार नहीं, 24 बार में ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कितने बार में ले जाते हैं, इसको हम 24 बार में ले जाते हैं, ठीक। 24 बार में जाएगा, और बच कितना जाएगा 24 बार में जब जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 210 ml। कितना बचेगा 24 210 ml, 210 ml बच जाएगा। तो 24 लीटर और 210 24 बोतल भरेगा, और उसमें बचाए कितना लेगा, ये 24 बोतल भरेगा और बचा कितना लेगा 210 ml। 24 बोतल और 210 ml, 1 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। आपको समझ में आया होगा ना। लीटर को हमको क्या करना है, सिर्फ मिलीलीटर में बदल के उसको डिवाइड कर देना है, सॉरी, उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि 8 अंक हो की संख्या 2 6 क्या क्या है 2 6 7 A 3 9 2 9 8 है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 11 का विभाजता का नियम पूछा है, ठीक। 11 के डिविजिबिलिटी रूल, 11 का विभाजता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या है उसके ऑड नंबर, ऑड का योग, ऑड संख्याओं का योग या ऑड स्थानों का योग, ठीक, माइनस इवन स्थानों का योग। इवन स्थान का योग अगर 0 या फिर 11 हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यह 11 के विभाजता का नियम कहता है। हमारे पास संख्या कितनी दी है 2 6 7 A 3 2 9 8। इसमें ये क्या है, ये ऑड है, ये क्या है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है। ऑड स्थान इसको हम क्या कहेंगे, ऑड स्थान, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर। इवन क्या है, ये 2 नंबर इवन है, ठीक, ये A इवन है और ये 2 इवन है,
फिर ये 8 इवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 वाले को जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 9 3 12 और 12 9 21 माइनस इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 6a और 6 से 2 8 8 5 13। यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे 13 माइनस a, और हमको कितना आना चाहिए 13 माइनस अब a करेंगे तो हमको 11 आना चाहिए। ठीक, 11 आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए, यही ना आना चाहिए। तो जब हम 21 में से क्या हम रखें यहाँ पे, या तो हम 21 रख दें तो हमारा 0 आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पे क्या रखें जो कि हमारे पास 0 आ जाएगा 11। यहाँ पे 10 11 तो होगा नहीं, a का मान कुछ भी अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे a का मान अगर हम 3 भी रखते हैं तो भी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, 3 रखते हैं तो ये हम क्या रखेंगे यहाँ पे क्या ऐसा घटाएंगे ताकि इन दोनों को फिर से घटाने पर वो 0 या 11 आ जाए। तो अगर हम a की जगह पर 7 रखते हैं तो 7 में से 13 घटाएंगे 6, और 6 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15। क्या 15 11 से विभाज्य है? नहीं है। 3 को हम देखते हैं, 3 जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 में से जब 21 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21 में से 10 घटाएंगे 11, और 11 11 से विभाज्य है। तो इसीलिए यहाँ पे जो किसका मान पूछा, a का मान क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हम रख देंगे और 11 से विभाजित हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक समितियां नहीं होती। रैखिक समिति का मतलब हो गया उसको बीच से या किनारे से कहीं से भी बांटे तो वो एक दूसरे को, जब उसको बांट के उसको एक दूसरे को मोड़े तो वो एक दूसरे को क्या हो, चिपके ना। ठीक है, वो क्या होता है, वो सममित रेखाएं होती हैं। ठीक, तो 11 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सममित रेखाएं नहीं पाई जाती। देखिए एक्स में सममित रेखाएं पाई जाती हैं, ऐसे और ऐसे 2 सममित रेखाएं पाई जाती है, दोनों ओर से काट दें। वाई में भी पाई जाती है, जेड में नहीं पाई जाती है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें पाई ही नहीं जाती, पी में नहीं पाई जाती है, कहीं से भी तोड़िएगा आप नहीं टूट पाएगा। क्यू में नहीं पाई जाती है, क्यू भी हमारा वही है और आर भी हमारा वही है, तो इसमें नहीं पाई जाती है और यही इसका आंसर होगा। फिर भी हम आगे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ए में पाई जाती है, बी में भी पाई जाती है, सी में भी पाई जाती है। डी में अगर हम देखें तो डी में एम में पाई जाती है, एन में नहीं पाई जाती है और ओ में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोनू 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोनू, लालू और बीना अपने घर के पास स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक है, उस पर क्या करते हैं, एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। मानो कि ये गोलाकार पार्क है, यहीं से तीनों स्टार्ट किए हैं, एक ही दिशा में एक ही समय, और फिर यहीं पे इनको आना है। ठीक, शुरुआत करते हैं। और सोनू, उन्होंने एक ही समय पर दौड़ना शुरू किया और सोनू 99 सेकंड में, लालू 154 सेकंड में और बीमा 126 सेकंड में एक चक्कर पूरा किया। यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक फिर आने में सोनू को कितना लगा, तो सोनू को 99 मिनट लगे। ठीक है, 99 मिनट। लालू को कितना लगा, लालू को 150 154, लालू को कितना लगा 154 मीटर। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लालू को कितना लगा 154 किलोमीटर, 154 मिनट है। ठीक है, मिनट है। और क्या है, बिना को 126, अच्छा ये सब सेकंड में दिया है, एक मिनट गलत हो गया यार, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं भाई। ये क्या है, ये मिनट नहीं है, ये सेकंड है। क्या है, ये सेकंड है। इसको कितना समय लग रहा है 99 सेकंड, इसको 154 सेकंड, और ये कितना 126 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड में लग रहा है। तो कह रहा है कि पूरा चक्कर पूरा करते हैं कितने मिनट और सेकंड के बाद तीनों एक साथ उसी स्थान पर पूरा होंगे। मतलब वो पहला मोमेंट कौन सा आएगा, कितना देर के बाद आएगा, कितना समय लग जाएगा जब वो तीनों इसी स्पीड से चलेंगे और तीनों एक स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जनरली इनका क्या निकाल लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे 99 154 और 126 का। ठीक, जब हम एलसीएम निकालेंगे 9 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 एकम 9, और नहीं ये तो हमारा नहीं कटेगा, तो ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ये हो गया हमारा 1 और 14। ठीक,
फिर हम किससे कटाएंगे, फिर हम 7 से कटाते हैं, 11, 7 2 जा 14 -1 यानी कि 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, ठीक। फिर हम 2 से कटाते हैं, ये 11 है, 11, अच्छा 11 से ही काट ले, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 12 और ये हो गया 2। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 से काट 2 से काट लेंगे, 1 2 1 1 1। जब नीचे 1 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, 9 × 7 × 11 × 2, 9 सत्ते 63 अदुना 126, 63, 3 दूना 6 और गुने 11, जब करेंगे तो 6 6 के 36, 6 6 दूना 12 और 6 18 8 1 11 11 1 12, कितना आ जाएगा 1288। ये क्या आ जाएगा सेकंड, 1288 क्या आ गया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, 1288 सेकंड, 12 11 6 66 बचा क्या 6, 11 दूना 22 6 28 बचा क्या 2, 11 2 13, सॉरी 13 से 86 सेकंड बचा। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि जब इतना सेकंड हो गया तो वो मिल गया, लेकिन कह रहा है कि इसमें मिनट में दिया है, तो 60 से जब डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और बचा इतना, ये हो गया 3, ठीक 3, कितना बच गया हमारे पास 6/10, ठीक 6 बचा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से 10 जा 6 नहीं कटेगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक 3/5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 23 घंटा, 3/5 को जब हम मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 13 दूना 13 3 36, 12 घंटा और 36 मिनट। 12 घंटा और 36 मिनट कहाँ दिया है, 12 घंटा ही ना है, 12 घंटा नहीं है, 23 घंटा और 6 मिनट, 23 घंटा और 6 सेकंड, यही ना है आंसर, 23 घंटा और 6 सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, 3 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि विकल्प को निम्नलिखित दशमलव संख्या का अवरोही क्रम, अच्छा ये अवरोही क्रम बोल रहा है, ठीक। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम, ऐसे लिखे ना घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा उससे घटेगा, सबसे उससे छोटा, उससे कोई घटेगा उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे घटते क्रम जाता है। तो हम देखें कि इसका जब इकाई का अंक देखें तो सब तो 0 है, तो दशमलव के बाद का अंक देखें कौन बड़ा है, ये 4 5 है, ये 4 3 है, ये 5 4 है 54, ये 14, ये 51 है, ये 53 है, तो सबसे बड़ा क्या है 54। 54 वाला सबसे बड़ा कितना कहाँ दिखा रहा है 13, 54 13 54 13, ठीक है 54 13 दो जगह है, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। दूसरा कह रहा है कि 54 13 के बाद 54 53, 54 13 के बाद 53 41, इसमें है 53 41, 54 13, 54 13 के बाद 53 41, 53 41 दोनों में है, ठीक इसमें दोनों में है। आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद क्या होगा 54 13, उसका 53 41, इसके बाद क्या आ जाएगा 51 43, इससे छोटा तो यही ना है 51 43, 51 43 इसमें है, 51 43 इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, इसमें है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। सेकंड लास्ट करता है कि मीनू अपने घर से 7:25 बजे निकलती है और 8 7 बजे स्कूल पहुंचती है। मीनू क्या है यहाँ पे, मीनू मीनू कितने बजे निकली 7:25 पे, कितने बजे पहुंची 8:07 पे, कितना समय लगा, समय उसको कितना लगा, ये जब 8 को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 अपॉन, ये इधर जाएगा 67, ये 7/25, तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 42, 6 में से 2 गया 4, कहीं गलती कर दिए क्या, कहाँ गलती कर दिए, हमारे पास क्या है, इसको हम जैसे यहाँ पे ना गड़बड़ किए हैं ये, कि जब हम इसको हटाएंगे, जब हम इसको इसमें +60 जोड़ देंगे 60 मिनट, तो ये तो हो जाएगा हमारा 7 बज गया, एक कम कर दिए,
और 60 मिनट 67 मिनट हो गया। और जब हम 8-7 बजे वो स्कूल पहुंचती है, 8-7 बजे, तो उसको कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 8-7 में जब हम घटाएंगे, 8-7 बजे वो स्कूल पहुंचती है, तो वो कितने बजे पहुंचेगी? वो 7:67 पे पहुंच रही है, 8-7 मतलब। यहाँ पे यहाँ ही पे हम गड़बड़ कर दिए हैं ना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार। ये क्या हो गया? जैसे मीना क्या कर रही है, मीना क्या कर रही है? मीना 7:25 में अपने घर को छोड़ रही है, ठीक। वो 8 बज रहा है, जब इसमें 8 बज रहा है कब? जब उसमें 35 मिनट हम ऐड कर दे रहे हैं, तो अब क्या बज गया? यहाँ पे 8 बज गया, ठीक। लेकिन कह रहा है 8 बजे नहीं, 8:07। 7 मिनट और एक्स्ट्रा ले ली, यानी कि वो पहुंची कितना? 42 मिनट में स्कूल, ठीक। कह रहा है कि जोश को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि जब जोश पहुंचता है ना, तो मीना से 7 मिनट अधिक समय ले लेता है। 7 मिनट जब ज़्यादा समय लेता है, तो जोश पहुंच कितना रहा है? 49 मिनट पर, 49 मिनट पूरा लेकर, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि जोश 8:13 से घर से निकला हो, तो कितने बजे पहुंचेगा? 8:13 से निकला हो, 8:13 और 49 में से हम घटा देंगे 49 मिनट दोनों। 8:13 को हम क्या लिख सकते हैं? 7:73 लिख सकते हैं। और 49 जब इसमें से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 13 में से 7 गया, 9 गया 4, यहाँ पे बचा 6 में से 4 गया 2, और ये कितना हो गया? 7 का 7 ही हो गया। यानी कि 7:24 पे वो क्या होता है? वो घर से निकलता है। और यही हमारा आंसर आ गया। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, कब निकलता है। 14 नंबर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। 15 नंबर क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 7392 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है? अगर हम आयतन देखें, आयतन आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल देखें, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आयतन देख रहे हैं, जो v का कितना मान दिया? 7392, जो कि 22/7, 22/7। और r हमको नहीं पता है, जो कि r स्क्वायर है। और ऊंचाई हमको पता है 12 सेंटीमीटर। जब हम काटना पीटना शुरू करेंगे, तो r स्क्वायर इधर रहेगा, इधर हो जाएगा 7392 इंटू में 7 डिवाइड बाई 22 गुने 12। ये हमारा हो जाएगा 11, 11 6 जा, बचा कितना? 7 9 7 जा 2 जा 11 दूना, 11 दूना कितना? 11 दूना 22। 2 से जब हम इसको कटाएंगे 3 3 और 6, ठीक। 12 से इसको कटाएंगे 12 25 नहीं, 12 25 60 नहीं जाएगा, 12 दूना 24, बचा कितना? 12 दूना 24, ये कटेगा 12 दूना 24 और ये बचा 9, 12 8 96, ठीक। तो हमारे पास बचा क्या? 28 गुने 7, 28 गुने 7 करेंगे, 8 7 56 और 7 दूना 14 2 16। कहाँ गड़बड़ हो गया? जब हम इसको किस में से गुना करेंगे? 28 से ही ना गुना करेंगे। अच्छा, यहाँ पे r है 166, ठीक दिया है। यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक। r स्क्वायर की वैल्यू है। r जब हम निकालेंगे ना, तो रूट अंडर में 28 गुने 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 7 और एक 7 हमारे पास है। बाहर निकालेंगे तो 4 का 2 निकलेगा और 7 का डबल 7 का 7 निकलेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू हो गई। कह रहा है कि जो आधार का क्षेत्रफल है, तो आधार का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिखे हैं पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो 22/7, r निकालेंगे r 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर, 7 दूना 14, ठीक। ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुने 14। जब करेंगे तो 14 चौका 56, 5 14 चौका 56 और 5 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूछा था। और यही हमारा आंसर हो गया। कितना नंबर? 3 नंबर हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
ठीक, लेते हैं हम विदा और मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन हमारा फिर 15 क्वेश्चन का है। ठीक, जय हिंद,